इजराइल जो अब तक ईरान के हमले झेल रहा था, अब हो गया है उस पर 3 तरफ से वार। न केवल ईरान बल्कि ईरान के साथ पहले हिजबुल्ला और अब हूती विद्रोहियों ने भी जबरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला बोल दिया है। अब इजराइल को न केवल ईरान बल्कि यमन से आ रहे हमलों से भी अपने आप को डिफेंड करना है, क्योंकि ये जानकारी अब खुलकर सामने आने लगी है दोस्तों कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरे युद्ध में पहली बार यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों ये खबर बड़ी कैसे है और कैसे इजराइल के लिए अब न केवल ईरान बल्कि 2 और मोर्चों पर, चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे वो हूती विद्रोही हो, इन तरफ से भी लगातार हमले आ रहे हैं और अब इजराइल के लिए मुश्किल और बड़ी हो गई है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों युद्ध में विराम कब लगेगा, बातचीत किन शर्तों पर होगी, इस पर तो खैर बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब इस पर बात हो ही रही थी तभी अचानक से आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसने इस पूरे युद्ध को और बढ़ाने का काम कर दिया है। वो ये है, यमन के हूती विद्रोही जो हैं उन्होंने पहली बार ये क्लेम किया है कि उन्होंने इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, मतलब इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। दोस्तों बाकायदा ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी, जो कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है हूतीज के, उन्होंने ऑफिशियली ये जानकारी दी है एक टेलीविजन में आकर, जिसको अल जजीरा ने कोट किया है। दोस्तों ये हूती विद्रोही कैसे हैं और क्या इसे कहा जाएगा कि यमन जैसा देश अब ऑफिशियली ईरान के सपोर्ट में आ गया है, इजराइल को अब एक दूसरे देश को भी डिफेंड करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। दोस्तों हूती विद्रोही जो है यमन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनका कंट्रोल है, पूरे हिस्से में नहीं है लेकिन बहुत बड़े हिस्से में है। लेकिन वो जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें देश की राजधानी भी आती है और करीब करीब आप कह सकते हैं दोस्तों कि 70 से 80% यमन की उसी इलाके से आती है जहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है यमन में। हालांकि इनके पास यमन का करीब 30 से 40% जमीन है, मतलब एक देश की 30 से 40% जमीन अगर विद्रोहियों के पास है तो आप उस देश के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसी इलाके में करीब 70 से 80% पॉपुलेशन आती है पूरे देश की। तो ऑफिशियली तो यमन की जो सरकार है, जिसको इंटरनेशनल तौर पर मान्यता मिली है, वो तो नहीं कूदी है इस युद्ध में, लेकिन हूती विद्रोहियों ने ऑफिशियली इसमें कूदने का ऐलान कर दिया है इस हमले के साथ। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल तो इजराइल के लिए है ही। यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, जो हूती विद्रोही है उनका स्लोगन ही इजराइल के खिलाफ है, मतलब इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हूती विद्रोही, और हूती और हिजबुल्ला ये दोनों प्रॉक्सी माने जाते हैं ईरान के, क्योंकि ईरान इजराइल के खिलाफ है इसीलिए हूती ईरान को अपने करीब मानते हैं। यहाँ एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो गजा का मसला है, फिलिस्तीन का मसला है, उसके भी हूती विद्रोही बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, इसीलिए इजराइल का वो बहुत विरोध करते हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि हूतियों का इस पूरे संघर्ष में उतरना इसलिए भी दुनिया भर के लिए संकट है क्योंकि इससे पहले भी जब गाजा युद्ध हुआ था तब हूती विद्रोही लाल सागर में, रेड सी में, उन्होंने शिपिंग मार्गों को निशाना बनाया था, कुछ कार्गोस को निशाना बनाया था। अब अगर हूती विद्रोही फिर से सक्रिय हो गए और लाल सागर में सक्रिय हो गए तो ये एक और स्टेट ऑफ हार्बोर्स के बाद एक और जो पूरा हिस्सा है ट्रेड का वो बाधित हो सकता है, और ऐसा हुआ तो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जो पहले से ही मुश्किल में है। तो ये तो एक मोर्चा हो गया जो इजराइल को ईरान के अलावा झेलना पड़ रहा है। दोस्तों इसके अलावा जेरूसलम पोस्ट यानी कि इजराइल की ही एक वेबसाइट की तरफ से ये मैं आपको जानकारी बता देती हूँ। इजराइल का ये दावा है कि हिजबुल्ला की तरफ से, जो कि एक और प्रॉक्सी है ईरान की, उसकी तरफ से पिछले 24 घंटे में 600 अटैक्स किए गए इजराइल पर। मतलब अटैक्स तो अटैक माने जाते हैं, उनमें से बहुत से अटैक्स जो है वो एक तरह से उनको उड़ा दिया जाता है हवा में, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन उनको गिना तो जाता ही है ना। तो इस हिसाब से इजराइल ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्ला पिछले 24 घंटे में इजराइल पर ऐसे 600 अटैक कर चुका है। तो अगर इजराइल के दावे को माने तो हिजबुल्ला उस पर अटैक कर रहा है, ईरान उस पर अटैक कर रहा है, और हूतियों ने तो खुद ही पहली बार इस पूरे मतलब संघर्ष में अपनी भागीदारी दर्ज करा दी है इजराइल पर इस तरह की मिसाइल अटैक करके। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि इजराइल और ईरान के बीच का भी संघर्ष जारी है। आज तड़के एक खबर आई कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में IRGC जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है ईरान के, उनकी तरफ से बयान आ गया कि जो भी गल्फ में, मिडिल ईस्ट में वो कर्मचारी जो अमेरिका की कंपनियों में काम कर रहे हैं, अपना बोरिया बस्तरा बांध के यहाँ से निकल दीजिए, क्योंकि अब हम उन कंपनियों पर भी हमला करेंगे। बाकायदा ईरान के विदेश मंत्री अगराची की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि इसका तो जो है वो जवाब दिया जाएगा। मतलब जो हमले हैं वो किसी भी तरह से नहीं रुक रहे हैं।
अब तक ईरान और इजराइल के बीच में हमले हो रहे थे और अब इस संघर्ष में आप कह सकते हैं इजराइल ईरान के हमलों के साथ साथ हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को भी उसको झेलना पड़ेगा। क्या मैं बात याद दिला दूं दोस्तों, हिजबुल्ला और जो हूती विद्रोही हैं उनके खिलाफ लगातार इजराइल भी हमले करता रहता है, लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ये हूती विद्रोहियों का अभी पहला हमला माना जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर कि वहाँ जो LOP हैं इजराइल के, ये विपक्ष के नेता हैं वहाँ पर, इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है इजराइल में नेतन्याहू के बाद। दोस्तों इनकी तरफ से एक दिन पहले बहुत ज़बरदस्त आलोचना की गई थी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर कि बिना स्ट्रैटेजिक तैयारी के, बिना सही रणनीति के इजराइल के प्रधानमंत्री ने अलग अलग मोर्चों पर युद्ध शुरू कर दिया। ईरान से तो आप युद्ध कर ही रहे थे, आपने दूसरे और मोर्चे खोल दिए। यही वो विद्रोही है दोस्तों, चाहे वो हूती विद्रोही हो या फिर हिजबुल्ला हो, जिसके साथ लगातार इजरायली सेना संघर्ष में है। और इसी की वजह से जो इजराइल के सेना प्रमुख थे उनका एक कथित तौर पर ऑडियो भी वायरल है जिसमें वो दावा कर रहे थे कि एक इजरायली सेना थकी हुई है, वो लगातार जो प्रॉक्सीज हैं उनके साथ संघर्ष में एक तरह से उनको जवाब देने में, दूसरा उसको मैन पावर का संकट है। तो यही एक मुश्किल है जो कि इजराइल की सेना फेस कर रही है। और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है ऑलरेडी और लगातार इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं रुका है, अब इजराइल को 2 और मोर्चों पर अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल को इन चीज़ों की आदत है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं ऑलरेडी इस युद्ध को 1 महीना होने को है और तेल अवीव से, इजराइल के अलग अलग शहरों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इस लेवल की तबाही हुई है कि कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री को खुद, नेतन्याहू को खुद फील्ड में उतरना पड़ा था, तब जब डिमोना नाम का एक शहर है दोस्तों इजराइल का, वहाँ पर इजराइल का न्यूक्लियर ठिकाना है, वहाँ ईरान ने मिसाइल मार दी। एक्चुअली में ये जो पूरा डिस्कोर्स है ना इस युद्ध का, बदला ही उस दिन से जिस दिन से डिमोना नाम के शहर पर ईरान ने मिसाइल मारी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईरान को इतनी जानकारी होगी, इतनी इंटेलिजेंस उसके पास होगी कि डिमोना को वो आइडेंटिफाई कर ले। लेकिन न केवल डिमोना पर इजराइल के ईरान ने मिसाइल मारी, बल्कि कल मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी, एक ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका इजराइल का जहाँ पर दावा है कि वाइट फॉस्फोरस बनाता है इजराइल। वाइट फॉस्फोरस दोस्तों वो सामग्री है जो कि मिलिट्री सामानों में इस्तेमाल होती है, जो काफ़ी धुआं क्रिएट करती है हवा के कांटेक्ट में आकर, और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं रॉ मटेरियल है किसी भी बड़े मिलिट्री सामान को बनाने के लिए। और ऐसा कोई इंडस्ट्रियल इलाका जहाँ पर इजराइल ये वाइट फॉस्फोरस बनाता है, वहाँ ईरान ने मिसाइल मार दी थी। तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली खबर थी दुनिया के लिए कि ये कैसे हो सकता है कि ईरान को इतनी जानकारी इजराइल के बारे में है। और जब इजराइल इन तमाम समस्याओं से, इन चुनौतियों से जूझ ही रहा था, अब एक नया मोर्चा खुल गया, पहले हिजबुल्ला और अब हूती विद्रोहियों का। ये सब कुछ तब है दोस्तों जब ऑलरेडी जो मीडिया है दुनिया भर की, उसमें खबर छाई हुई है, जो कि मैंने भी आपको आज दिखाई, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के JD वांस, उनकी और नेतन्याहू की सोमवार को फ़ोन पर काफ़ी गर्मागर्मी हो गई, काफ़ी बहस हो गई। और JD वांस इस बात को लेकर नाराज़ बताए जा रहे हैं कि नेतन्याहू ने उनको इस पूरे युद्ध में एक तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी। नेतन्याहू के हिसाब से जब सुप्रीम लीडर या टॉप रिजीम ईरान की जाएगी तो ईरान कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खबरें चली रही थी, तभी अचानक ये एक और बड़ी खबर आ गई जो किसी भी लिहाज से, किसी भी मोर्चे से इजराइल के लिए ठीक नहीं है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।